हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए सीक्वेंस इट्स rth term is usually denoted by TR। जैसे मान लिया नेचुरल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एस सो, तो इसमें ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम यूजली किससे डिनोट करेंगे? T1 से। T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? T2 से। ये हो गया थर्ड टर्म, तो T3 से एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास rth टर्म है तो उसको वी विल डिनोट बाय TR। अब सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ first n terms is usually denoted by Sn। ठीक है, Sn का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो S3 का मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो मान लिया हमारे पास कोई सीक्वेंस ऐसे लिखा है, फर्स्ट टर्म T1, ये T2, फिर T3, T4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? S1। अगर इन दोनों को हमने ऐड किया तो वो हमारा कितना हो जाएगा? S2। ठीक है, अगर हमने इन तीनों को ऐड किया तो पहले 3 टर्म का समेशन कितना हो जाएगा? S3 एंड सो ऑन। तो S1 कितना हो जाएगा? पहले टर्म का समेशन, तो दैट इज़ नथिंग बट T1। S2 कितना हो जाएगा? पहले 2 टर्म्स का सम, तो वो हो जाएगा T1 प्लस T2। S3 हो जाएगा पहले 3 टर्म्स का सम। मतलब ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर क्वेश्चन में वो यूज़ करेगा तो ही विल डिफाइन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो Sn क्या हो जाएगा? पहले n टर्म्स का समेशन, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक? Tn तक। ये हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर मान लिया हम Sn में से Sn-1 घटाएं, उसका मतलब क्या है? Sn कितना हो गया? पहले n टर्म्स का समेशन, तो उसको आई कैन राइट डाउन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn तक माइनस, अच्छा Tn से जस्ट पहले वाला टर्म Tn-1 होगा, ये Tn तक हो गया। ये हो गया पहले n टर्म्स का समय Sn माइनस पहले n-1 टर्म्स का समेशन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल Tn-1 तक। तो ये एंड ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचेगा? nth टर्म Tn बचेगा। तो यहाँ से हमारे लिए एक फॉर्मूला कितना आ गया? Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। तो अगर हमें किसी भी सीरीज़ के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला दे रखा है और फिर हमसे पूछा है कि nth टर्म क्या होगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, लेट फॉर ए सीक्वेंस sum of first n terms is given as Sn is equals to n square plus 4n, then find first part, sum of first 10 terms
सेकेंड पार्ट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज एंड थर्ड पार्ट सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। ये निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 4n है। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ही पूछा है सीधा सीधा, तो n की जगह हमने 10 रख दिया। तो S10 कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 मतलब 100 प्लस 40 दैट विल बी 140। ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज मतलब T1। T1 इज नथिंग बट S1। ये ठीक है। S4 क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 पहले 4 टर्म का सम। तो S1 क्या होगा पहले एक टर्म का सम। अब पहला एक टर्म तो खुद ही होगा अपना T1, तो वो ही हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू इसमें n की जगह 1 रख दिया, तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 5। फिर थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। तो T7 निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, पहले 7 टर्म के सम में से पहले 6 टर्म का समेशन ये यूज़ करें, घटा दिया तो यहाँ T1 से T6 तक का सम आएगा, यहाँ से T1 से T7 तक का सम आएगा। तो T1 से लेके T6 तक का सम कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी S7 कैसे होगा, इसमें 7 रख दिया तो 7 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6। अब देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को क्लब कर लिया और इन दोनों को क्लब कर लिया। तो 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर में 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, 7 प्लस 6 13 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हमने 4 कॉमन लिया तो 7 माइनस 6 1 बचेगा, तो 4 इंटू 1 तो आंसर कितना हो गया 70। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने काफ़ी बेसिक सा चीज़ किया अभी तक कि nth टर्म को यूजली Tn से डिनोट करेंगे या rth टर्म को Tr से डिनोट करेंगे, kth टर्म को Tk से डिनोट करेंगे, और अगर फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसको हम Sn से डिनोट करेंगे। दिस वी हैव डन सो फार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए 3 पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट, सिग्मा एंड पाई नोटेशन। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, एंड इसको हम बोलते हैं, मतलब इसको तो बोलते हैं हम सिग्मा, और पाई हम किसको बोलते हैं ये। वैसे तो पाई ये होता है, अब बट ये इसको बोल सकते हैं स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, और इसका मतलब क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सिग्मा एंड पाई दोनों को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपली सिग्मा एंड पाई करके, दूसरा विद लिमिट्स। ठीक है, तो सेकंड चीज़ क्या है, सिग्मा एंड पाई कैन बी यूज्ड ए पार्ट विदाउट लिमिट, बी पार्ट कैन बी, मतलब यूज की बजाय ऐसे लिख देते हैं प्रेजेंट विदाउट लिमिट, बी पार्ट विद लिमिट्स। ठीक है, तो उसमें अब ए पार्ट की बात कर लेते हैं, विदाउट लिमिट। इफ द क्वेश्चन contains
थ्री क्वांटिटीज से एक्स वाई जेड, देन सिग्मा एक्स means add all terms like x। ठीक है, सिग्मा तो हमें क्या बता रहा है, मतलब ये बेसिकली लिखने का शॉर्ट तरीका हो गया। हम यूज़ क्यों करते हैं सिग्मा और पाई, ताकि हमें जैसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी जा सकें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी जा सकें। ठीक है, तो अगर मैंने सिग्मा एक्स लिखा तो सिग्मा का मतलब क्या होगा, सम लिख रहे हैं। एक्स का मतलब क्या होगा कि एक्स जैसी जितनी पॉसिबल क्वांटिटी क्वेश्चन में डिफाइन कर सकते हैं उतना। ठीक है, तो दैट इज सिग्मा एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सिग्मा बोलेगा कि जोड़ना है और x बोलेगा कि x जैसी क्वांटिटी को, सिग्मा बोलेगा कि जोड़ना है और सिग्मा x का मतलब क्या है, x जैसी क्वांटिटी जितनी भी पॉसिबल आ जाए उनको जोड़ना है। तो ऐसे ही अगर मैंने मान लिया लिखा सिग्मा एक्स वाई, तो अच्छा अगर मैंने बोलूँ कि सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, इसको छोड़ दो। अगर मैंने ऐसे ही पूछा तुमसे सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, तो देखो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मेरे को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कितनी चीज़ें डिफाइन है। अगर तीन चीज़ें डिफाइन है तब तो x की तरह जितनी भी और सिमेट्रिक चीज़ें सबको लिख के जोड़ लिया, तब तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। मान लें किसी किसी जगह पे हो सकता है चार चीज़ें डिफाइन हो, x y z w, तो फिर सिग्मा x का मतलब फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। सही है, तो अगर मैं विदाउट ये बताए कि कितनी क्वांटिटीज डिफाइन में पूछूँ सिग्मा x क्या है, तो हम बता नहीं सकते जब तक मेरे को कॉन्टेक्स्ट ना पता हो कि x जैसे कितने नंबर और डिफाइंड हैं। सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स वाई जैसी जितनी चीज़ें आ जाएं, तो x के साथ y आ जाएगा, y के साथ z आ जाएगा एंड z के साथ x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिग्मा x प्लस वाई कितना होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x प्लस वाई आया है तो सिमिट्री से y प्लस जेड भी आएगा एंड फिर सिमिट्री से z प्लस एक्स भी आएगा। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसको वापस हम सिग्मा x लिख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट लिमिट का मतलब ये है, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट कहाँ पे लगाएंगे वो भी हम आएंगे उसके ऊपर, बट मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं सिमिलरली पाई टाइम्स x मीन्स, देखो x का मतलब तो वही होगा कि x जैसी जितनी क्वांटिटी हो, बस पाई का मतलब क्या होगा, अब उनको मल्टीप्लाई करना है। पाई x मीन्स मल्टीप्लाई ऑल पॉसिबल टर्म्स लाइक x, दैट इज पाई एक्स का मतलब क्या है, एक्स की तरह के टर्म कितने आ जाएंगे, एक्स वाई जेड, अगर तीन टर्म की बात चल रही है तो ये ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि पाई एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई जैसे टर्म कितने बन जाएंगे, अगर मेरे को तीन टर्म दे रखा है एक्स वाई जेड, अगर एक्स प्लस वाई बना तो फिर वाई प्लस जेड भी बनेगा एंड जेड प्लस एक्स भी बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ सिग्मा लगा होता तो जो ये टर्म बनते उनको हम जोड़ देते, अगर यहाँ पाई लगाए तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका मतलब क्या है, ये लिखा है एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ऐसे ही अगर मान लिया पाई एक्स स्क्वायर लिखा होता तो फिर एक्स स्क्वायर जैसे जितने नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर आया है तो वाई स्क्वायर भी आएगा, जेड स्क्वायर भी आएगा। अब इसको इफ़ यू वांट आई कैन राइट डाउन एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर एंड इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो राइट डाउन इसका होल स्क्वायर। अंदर तो हो गया पाई एक्स, तो ये हो गया एक्स वाई जेड, उसका होल स्क्वायर, एक ही बात है। अगर मैंने बोला कि पाई एक्स वाई का मतलब क्या होगा, तो एक्स वाई की तरह तो वाई जेड भी आ जाएगा एंड जेड एक्स भी आ जाएगा। पाई का मतलब क्या है कि अब मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो यही चीज़ आ गई वापस, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। सो पाई एक्स वाई लिखो या पाई एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं ए फॉर 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड, मतलब इसी को एक जगह बस लिख रहे हैं। फर्स्ट सिग्मा एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड सिग्मा एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सिग्मा एक्स। यही वाली चीज़ होगी, ये वाली चीज़। ठीक है। थर्ड, अगर मेरे से पूछा जाए सिग्मा एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो वो बेसिकली होगा एक्स माइनस वाई साइक्लिक ऑर्डर में वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट, अगर मेरे से पूछा जाए सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जैसी जितनी सिमेट्रिक क्वांटिटी मिले सबको स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें तो क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जैसी चीज़ों को जोड़ना है। इसका मतलब ये है कि पहले सिग्मा एक्स लिखो फिर उसका स्क्वायर किया, तो दिस विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया सिग्मा एक्स, उसका स्क्वायर किया, तो ये ऑफ कोर्स मैटर करता है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट अगर ऐसे लिखा होगा सिग्मा एक्स टाइम्स वाई माइनस जेड, तो सिमेट्री से अगर एक्स टाइम्स वाई माइनस जेड आया है तो फिर वाई टाइम्स जेड माइनस एक्स भी आएगा। मतलब तुम ऐसे देखो एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर में, अगर x के साथ y माइनस जेड आया तो फिर y के साथ उससे अगला z माइनस एक्स आएगा, फिर z के साथ उससे अगला x माइनस वाई आएगा। अब ये टोटल 6 टर्म हो गए। ये हो गया प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये हो गया प्लस का वाई जेड माइनस एक्स वाई, तो ये प्लस का एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। फिर ये एक्स जेड प्लस का और ये माइनस एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड प्लस का एंड माइनस वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी जीरो आएगा। ठीक है। तो फॉर 3 क्वांटिटीज ऐसे हम लिख सकते हैं कुछ टर्म्स। ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस वाई जीरो हो गया, सिग्मा एक्स टाइम्स वाई माइनस जेड वो भी जीरो होगा, सिग्मा बाकी ये हो ही गया। सिक्स्थ और सेवेंथ में जैसे हमने बोला कि सिग्मा एक्स वाई अगर लिखोगे तो दैट विल बी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा। और अब एट्थ में अब पाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। नाइन्थ में पाई एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी रिटन एज पाई एक्स का होल स्क्वायर। टेंथ पाई एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर पाई एक्स स्क्वायर बराबर पाई एक्स का होल स्क्वायर। सब एक ही बात है, दैट यू कैन सी। 11th अगर हमने लिखा पाई एक्स प्लस वाई तो दैट विल बी एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। 12th अगर मैंने लिख दिया मान लिया पाई एक्स माइनस वाई, सिग्मा एक्स माइनस वाई तो जीरो आया था अभी, पाई एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये मतलब शॉर्ट में इतना देखो, इतना बड़ा लिखने की बजाय आई कैन राइट डाउन इतना छोटा सा एक्सप्रेशन। फिर 13 अगर मैंने लिखा पाई एक्स अपॉन वाई तो एक्स अपॉन वाई फिर वाई अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन एक्स। तो ये देखो वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1।
तो पाई एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा 1। अब तो देखो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, जैसा टर्म है वैसे ही क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा विदाउट लिमिट। अब हम आते हैं बी पार्ट, विद लिमिट्स। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे लिखा होगा सिग्मा एफ आर इज इक्वल्स टू ए से लेके बी तक। इसका मतलब क्या है कि पुट आर बराबर ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ऐसे करते करते बी तक जाएंगे हम। ए और बी दो नंबर, जैसे ए का वैल्यू मान लिया 10 है, बी का वैल्यू मान लिया 20 है, तो हमने आर बराबर 10 रखा, फिर 11, 12, 13, मतलब ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज़ ही रखेंगे। और ए और बी डेफिनेटली इंटीजर ही होगा, नॉन इंटीग्रल वैल्यू इसमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे। आर जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें आर की जगह वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सिग्मा लिखा है तो उसको हम जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आर की जगह हमने ए रखा, अगर ए रखा तो ये एफ ऑफ ए हो गया। फिर ए के बाद अगला नंबर क्या आएगा ए प्लस 1। तो सिग्मा ने बोला कि हमें जोड़ना है, तो फिर अगला नंबर कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 1। फिर उससे अगला नंबर कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2। फिर उससे अगला नंबर ए प्लस 3। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना है एफ ऑफ बी तक। इसका मतलब ये हो गया। अगर यही चीज़ हमें पाई में लिखा हो, आर बराबर ए से लेके बी तक एफ ऑफ आर, तो वैल्यू तो वही रखेंगे, ए रखेंगे, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, तो टर्म्स तो यही आएंगे। बस इस बार क्या है, इस पाई का मतलब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है। तो इट विल इम्प्लाई कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस 1 इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2 इंटू एंड सो ऑन अप टिल एफ ऑफ बी तक। ठीक है, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 7 तक और आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा, आर की जगह हमने इसमें 1 रखा तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 1, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यह आ गया 1/2। फिर आर की जगह 1 से 7 तक जाना है, फिर हमने 2 रखा तो ऊपर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और नीचे 2 प्लस 1 3। फिर हमने अगला वैल्यू रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। फिर 16/5। फिर 4 रखा, 5 रखा तो 25/6। फिर 36/7 प्लस 49/8। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लिखा जाए। अगर मान लिया मैं ऐसे लिख दूँ, पाई आर बराबर 2 से लेके 5 तक एंड आर क्यूब अपॉन आर प्लस 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, आर की जगह 2 रखा तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 और नीचे 2 प्लस 2 4। ये पहला टर्म आ गया। फिर आर की जगह अगला 2 से लेके 5 तक रखेंगे तो 2 रखा, फिर अगला टर्म कितना आ जाएगा 3, तो 3 का क्यूब विल बी 27, 3 प्लस 2 विल बी 5। मतलब केवल 3 सब्स्टिट्यूट किया, इसमें जो भी नंबर आया वो ये यहाँ पे रख दिया। पाई का मतलब क्या है कि इस बार हमें ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रखा गया, 3 रखा गया, अब 4 रखा, तो 4 क्यूब अपॉन 6। फिर 5 क्यूब इज़ 125 अपॉन 5 और 2 7, यह आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस वाज विद लिमिट्स।
अब आ जाएगा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी 1, अगर सिग्मा के अंदर ऐसे लिखा है एफ आर प्लस जी आर, मतलब 2 आर के एक्सप्रेशन लिखे हैं सम में, तो वो ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग सिग्मा कर सकते हैं। सिग्मा एफ ऑफ आर अलग कर दिया प्लस सिग्मा जी ऑफ आर अलग कर दिया। प्रॉपर्टी 2, ठीक है, सिग्मा के अंदर अगर प्रोडक्ट लिखा है एफ आर इंटू जी आर, तो उसको हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू कि हम सिग्मा एफ आर अलग कर दें और फिर इंटू सिग्मा जी आर अलग कर दें। दिस इज नॉट अलाउड। प्रॉपर्टी 3, प्रोडक्ट में उल्टा है। प्रोडक्ट में अगर ये विद लिमिट हो या विदाउट लिमिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलेगा। एफ आर इंटू जी आर अगर लिखा है तो देखो, सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट को पाई पे ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई गड़बड़ नहीं है। इंटू पाई जी आर, ठीक है, बट पाई जो है वो सम पे ब्रेक नहीं होगा। अगर ऐसे एफ आर प्लस जी आर का पाई लिखा है तो वो ऐसे ब्रेक नहीं होगा कि हम अलग अलग कर दें। एफ आर प्लस पाई जी आर ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, हम अपनी तरफ से सोच के देख सकते हैं। हमने मान लिया आर की 3 वैल्यू रखी 1 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, F1 प्लस G1 एक ब्रैकेट में, F2 प्लस G2 दूसरे ब्रैकेट में और F3 प्लस G3 तीसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो मतलब अगर R मैंने मान लिया R बराबर 1 2 3 रखा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस G1, फिर पाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, फिर R का वैल्यू 2 रखा तो F2 प्लस G2 और फिर इनटू F3 प्लस G3। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये टर्म अलग है, ये अलग है। इसमें R का वैल्यू 1 रखा तो F1, फिर 2 रखा तो F2, फिर 3 रखा तो F3। ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट, प्लस अगला प्रोडक्ट हो गया G1 G2 G3। तो ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर नहीं है। इसको हम ओपन करेंगे तो टोटल 8 टर्म्स आएंगे। उन 8 टर्म्स में ये 2 भी टर्म आएंगे, बट 6 टर्म और एक्स्ट्रा आएगा। सही है, इन जनरल इक्वल नहीं है। बाई चांस ऐसे हो सकता है कि वो जो बचे हुए 6 टर्म है उनका सम अगर 0 आ जाए तो फिर इन दोनों की वैल्यू बाई चांस इक्वल आ सकती है, अदरवाइज इन जनरल इक्वल नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 क्या है कि अगर सिग्मा के लिखा हो, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसको सिग्मा से कोई मतलब नहीं आना चाहिए, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स के। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा है r बराबर 1 से लेके 10 तक के, तो इसने बोला कि r का वैल्यू 1 से लेके 10 तक रखो। आगे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें कहीं r है ही नहीं, तो हम ऐसे बोलेंगे r बराबर 1 के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, k, फिर r बराबर 2 के लिए वैल्यू क्या आएगा, फिर k, r बराबर 3 के लिए फिर k। इनको जोड़ना है तो कितने टर्म्स लिखे जाएंगे, 10, तो k 10 बार लिखा जाएगा, इसलिए इट विल बी 10 टाइम्स k। तो ये हो गया n टाइम्स k, अगर नंबर ऑफ टाइम्स n लिखा है तो। ठीक है, यही चीज़ अगर पाई में लिखा हो तो उसमें क्या होगा, k इंटू के इंटू के इंटू के, तो k रेज टू पावर n आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में लिखा है तो वो जितनी बार भी लिखा होगा, मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग ये लिखा होगा उतना ही पावर में आ जाएगा और इसमें उतना कोफिशिएंट में आ जाएगा। बाकी तो जब आगे यूज़ करेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर। P6 क्या है, अगर सिग्मा
के टाइम्स एफ ऑफ आर लिखा है, तो इस के को हम बाहर निकाल सकते हैं, के टाइम्स सिग्मा एफ ऑफ आर। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। मान लिया आर के वैल्यू 1 से 5 तक लिखा है, तो ये ऐसे हो जाएगा के एफ वन प्लस के एफ टू प्लस के एफ थ्री, के कॉन्स्टेंट है, के एफ फोर प्लस के एफ फाइव। तो सब में से हमने के कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एफ फाइव तक, तो वो ये लिखा हुआ है, के कॉमन ले लिया। बट अगर प्रोडक्ट में के लिखा हुआ है, तो अब तुम इसको ऐसे देखो, के इज इक्व टू वन रखा, सॉरी आर इज इक्व टू वन रखा, तो के इंटू एफ वन हो गया, फिर आर इज इक्व टू टू रखा तो के इंटू एफ टू, के इंटू एफ थ्री, ऐसे करके अगर एन टर्म्स है तो एन बार आएगा। तो इस बार के मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम्स, तो अगर प्रोडक्ट में से के को बाहर निकाला तो वो एन बार बाहर निकलेगा और अंदर ये बचेगा। दिस आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। सम है, मतलब सम में तो ऐसे हो गया, के टाइम्स अगर ऐसे लिखा है एफ वन प्लस के टाइम्स एफ टू प्लस के टाइम्स एफ थ्री, तो उसमें तो हम के कॉमन लेके एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर के एफ वन इंटू के एफ टू इंटू के एफ थ्री ऐसे लिखा हो, तो वो तो हो जाएगा के क्यूब इंटू एफ वन इंटू एफ टू इंटू एफ थ्री। तो ये वाला चीज़ तो हो गया ये प्रोडक्ट। के क्यूब का मतलब क्या है, के रेज़्ड बार नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे करके ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सिग्मा और पाई के ऊपर। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू ए से बी तक अगर एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, तो दैट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, ये हो गया, ठीक है। मतलब कोई ऐसे सम लिखा हुआ है आर के एक्सप्रेशन के आगे, आर का वैल्यू ए से बी तक जा रहा है, आर को हम बोलते हैं समेशन वेरिएबल, ठीक है। तो आर के वैल्यू ए रखेंगे, बी रखेंगे, सॉरी ए रखेंगे, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ऐसे करके बी तक जाएंगे। इसमें भी ऐसे आर के वैल्यू ए रखेंगे, फिर ए प्लस वन नहीं ए प्लस टू रखेंगे। तो अगर मैं एफ ऑफ आर मतलब फंक्शन ऑफ आर या फिर एक्सप्रेशन ऑफ आर, उसकी जगह इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो हम आर की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सम बराबर ही आएंगे। कैसे बराबर आएंगे, बहुत सिंपल है समझना, प्रूफ जैसी कोई चीज़ नहीं है, एक लाइन में ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, ये क्या लिखा है, आर की जगह ए रखो तो आ गया एफ ऑफ ए, फिर ए प्लस वन रखा तो एफ ऑफ ए प्लस वन, फिर अगला वैल्यू रखा ए प्लस टू, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, बी तक। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो दैट इज इक्वल्स टू आर की जगह ए रखा, तो ये देखो जब ए रखेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ बी। फिर ए से बी तक जाना है, मतलब ऐसे कुछ है, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ऐसे करते हुए हमें बी तक जाना है, उससे पहले बी माइनस वन होगा। तो आर की जगह फिर अगला नंबर क्या रखेंगे, ए प्लस वन, तो जब ए प्लस वन रखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बचेगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस वन। ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में जब आर की जगह बी रखेंगे तो ये बी कैंसिल हो गया, ए बचेगा,
तो प्लस एफ ऑफ ए। उसका मतलब क्या कि ये जो सीरीज़ है दैट इज़ नथिंग बट यही सीरीज़ पलट के लिखा गया, तो इसलिए दिस इज़ वैलिड। ठीक है, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है, मतलब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये सच, ये तो हमने सीरीज़ को पलट के लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा, मान लिया r बराबर 1 से लेके 7 तक और कुछ भी लिखा है r³ अपॉन r+5, तो इसको आई कैन राइट डाउन, ये ठीक है। r की जगह इस एक्सप्रेशन में व्हाट आई कैन राइट डाउन a+b माइनस r, दैट मीन्स r की जगह आई कैन राइट डाउन a+b कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 माइनस r। तो इस एक्सप्रेशन में यही हमारा एफ आर है, r की जगह पे a+b माइनस r रख दूँ, मतलब 8 माइनस r रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सम बराबर ही आएंगे। दिखने में हमें भले ही अलग लगे बट वो अल्टीमेटली बराबर ही आएगा। तो a+b कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस r का होल क्यूब अपॉन, जहाँ पे भी r दिखाई दे वहाँ बस 8 माइनस r रख दो प्लस 5। तो मतलब दिस इज नथिंग बट r इज इक्वल टू 1 से 7 तक 8 माइनस r का होल क्यूब अपॉन, नीचे हम लिख सकते हैं 13 माइनस r। ये और वो बराबर है, सही है। वरना r की वैल्यू रख के देख लो, r की वैल्यू हमने 1 रखा तो 1/6, 2 रखा तो 8/7, फिर 3 रखा तो 27/8, प्लस ऐसे चलते चलते 7 रखा तो 7³ अपॉन 12, प्लस उससे पहले 6 रखेंगे तो 6³ अपॉन 11, ऐसे आता जाएगा। इसमें r की जगह 1 रखा तो 8 में से 1 गया 7, तो 7³ अपॉन 13 में से 1 गया 12, फिर 2 रखा तो 8 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6 और 13 में से 2 गया 11, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में जब 7 रखेंगे तो 8 माइनस 7 1³ 1 हो गया, यहाँ 7 रखेंगे तो 1/7। नाउ यू कैन सी ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द फॉलोइंग सम। फर्स्ट, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 39 r² अपॉन r² प्लस 40 माइनस r का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, लेट s इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 39 r² अपॉन r² प्लस 40 माइनस r का होल स्क्वायर। यही वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, जो अभी हमने लिखा है उसको हम रेफर कैसे करेंगे, a+b माइनस r। तो a+b कितना हो गया 39 + 1 कितना हो गया 40, तो r इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये प्रॉपर्टी लगाते समय ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाया है, लिमिट दोनों की सेम है, ये भी a से भी है, ये भी a से भी है, बस जो अंदर एक्सप्रेशन है उसमें r की जगह a+b माइनस r लिख दिया है, ये फर्क पड़ा है और कुछ नहीं, सही है। लिमिट सेम है दोनों की। तो r इज इक्वल टू 1 से 39, 1 से 39, बस r की जगह पे हम क्या रखेंगे, a+b कितना है 40 माइनस r, तो r की जगह पे हमने क्या रख दिया 40 माइनस r, तो ऊपर हो जाएगा r को, मतलब ये r का स्क्वायर लिखा है, r हटा के 40 माइनस r रख दो का होल स्क्वायर अपॉन इस r² की जगह 40 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस इस r की जगह पे 40 माइनस r का होल स्क्वायर। या क्या, विच इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 39 40 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन 40 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 40 कैंसिल हो गया, ये बचा r², ये भी s है, ये भी s है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा
2s, मेरे को s चाहिए बेसिकली, तो ये हो जाएगा 2s। अब देखो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखाया था, अगर सिग्मा लगाए और ऐसे एफ आर प्लस जी आर लिखा है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरह लिख सकते हैं तो राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड की तरह लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि दो सिग्मा को ऐसे जोड़ सकते हैं। अब दो सिग्मा को जोड़ने से पहले अगर उसमें लिमिट है तो वो लिमिट सेम होनी चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये वाला सिग्मा हो गया, ये वाला सिग्मा हो गया, इसमें भी r बराबर 1 से 39 है, इसमें भी r बराबर 1 से 39 है, इसलिए इसको जोड़ सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, मतलब एक ही सिग्मा के अंदर लिख सकते हैं। पहले वाला तो हो गया r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 40 माइनस r का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाला हो गया 40 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन 40 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये तो इन दोनों के देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये a प्लस बी लिखा है, b प्लस ए लिखा है, वो तो एक ही बात है, a प्लस बी और b प्लस ए। तो ये हो जाएगा 1 से लेके 39 तक r स्क्वायर प्लस 40 माइनस r का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 40 माइनस r का होल स्क्वायर। ये हो गया, ऊपर और नीचे सेम चीज आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से 39 टाइम्स 1। ये हो गया। ठीक है, अब बेसिकली कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, ये कि अगर कांस्टेंट लिखा है तो जितनी बार लिखा है उतने टाइम्स कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो जो अभी हमने लिखा है ये 1, ये कांस्टेंट लिखा है, कितनी बार लिखा है 39 टाइम्स, 1 से 39। तो दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 39। तो s कितना हो जाएगा 39/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जितना भी हमने प्रॉपर्टी बताया अगर वो सही से समझ में आया देन यू शुड बी एबल टू फॉलो इट ईजिली। अगर कोई दिक्कत है तो रिवाइंड करके यू कैन सी कि क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार इतना कैसे सोचेंगे, तो बिल्कुल सोच पाओगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हें चीज़ें दूर से दिखने लगेंगी। मतलब यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी टू सी कि r का जो सम है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का 39 + 1 40, तो ये r लिखा है, ये 40 माइनस r लिखा है। तो अगर मैं r की जगह 40 माइनस r कर दूँ तो ये दोनों टर्म सिंपली इंटरचेंज हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। सेकेंड टर्म में सिग्मा r बराबर 1 से 40 एंड मान लिया लिखा है r³ अपॉन r³ प्लस 40 माइनस r का होल क्यूब। ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन लेट s बराबर सिग्मा r बराबर 1 से लेके 40 r³ अपॉन r³ प्लस 40 माइनस r का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वैसे ही दिखाई दे रहा है, इसमें भी r³ और 40 माइनस r का क्यूब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस r और 40 माइनस r को देख के मेरे को क्या लगेगा, ये 40 माइनस r पे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है, लोअर लिमिट कितना है, a का वैल्यू कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 40। तो a प्लस बी तो 41 हो गया, जबकि मेरे को 40 चाहिए। 40 होगा तो एग्जैक्टली लास्ट टाइम की तरह क्वेश्चन हो जाएगा, ये टर्म पलट जाएंगे। बट यहाँ 41 है, वो तो नहीं चलेगा। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो r बराबर 1 से 40 लिखा है, मैंने क्या किया 0 से 40 लिख लिया, r³ अपॉन r³ प्लस 40 माइनस r का होल क्यूब। ऐसे कैसे लिख लिया, 1 से 40 लिखा है तो मैंने 0 से कैसे चालू कर दिया, कुछ भी नहीं, हमने एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा है r बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 40 तक जा रहा है। मतलब
इसमें 0 वाला टर्म भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा एंड सो ऑन, 40 वाला भी आएगा। तो जो हमारा एक्चुअल सम है उसमें 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा एंड सो ऑन, 40 वाला भी आएगा। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें इस वाली जगह पे 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा है। कौन सा टर्म एक्स्ट्रा है? 0 वाला। अब मैंने r बराबर इसमें अगर 0 रखा तो न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 40 क्यूब हो जाएगा। तो 0/40 क्यूब कितना होगा? 0। तो अगर मैंने 0 से चालू किया तो मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा, बट जो एक्स्ट्रा टर्म है वो खुद 0 है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैंने तो इफेक्टिवली ऐसे किया कि एक सम लिखा है, उसमें हमने एक 0 जोड़ लिया, तो वो सम तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं। ये ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कैसे है? एज फॉर r इज इक्वल्स टू 0, एडिड टर्म इज 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसमें क्या किया? r बराबर 0 से 40 तक a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो a प्लस बी अब हमारा 40 बन गया, तो वो लगाएंगे तो 40 माइनस आर का होल क्यूब अपॉन 40 माइनस आर का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब। तो यहाँ से यहाँ पे क्या किया? a प्लस बी माइनस आर प्रॉपर्टी वो लगाया, ठीक है। ये भी s है। अब हमने क्या किया? इन दोनों को एग्जैक्टली अब तो अगर ये समझ में आया है तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। इन दोनों को फिर जोड़ दिया तो 2s बराबर r बराबर 0 से लेके 40 तक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर भी वही बन जाएगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 आ जाएगा। बट फिर देखो यहाँ पे भी बच्चे कुछ इतना सही करने के बाद भी गलती कैसे कर देंगे? वो ऐसे लिख देंगे 1 1 1 40 टाइम्स, 1 1 1 इस बार 41 टाइम्स है। r बराबर 0 के लिए भी तो 1 ही आ रहा है, फिर r बराबर 1 के लिए भी 1 आ रहा है, 2 के लिए भी 1 आ रहा है, तो 1 1 1 1 इस बार 41 टाइम्स आएगा। तो इसलिए s जो होगा दैट विल बी 41/2, ये आएगा इस बार आंसर। ये आंसर है इस बार। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। सिग्मा साइन आर इंटू साइन वन से लेके n माइनस आर तक। तो सॉल्यूशन लेट s इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 1 से लेके n तक साइन r इंटू कॉस n माइनस r। देखो r और n माइनस आर देखते ही मेरे दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि r की जगह अगर n माइनस आर रखेंगे तो ये टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में क्या आएगा? a प्लस बी माइनस आर, बट a प्लस बी तो n प्लस 1 हो गया, मेरे को तो n चाहिए। तो फिर हमने वैसे ही किया, r इज इक्वल्स टू 1 की बजाय अगर मैं 0 से चालू कर दूं, ठीक है, तो हमने एक टर्म यहाँ से यहाँ तक जाने में एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दिया। कौन सा टर्म एक्स्ट्रा लिख दिया? जो r बराबर 0 के लिए। अब r बराबर 0 इसमें रखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा साइन 0 कॉस n। तो साइन 0 तो 0 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों एक ही बात है, मतलब हमने इफेक्टिवली 0 जोड़ा है। अब 0 जोड़ने के बाद इसमें अब हम ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो a प्लस बी कितना हो गया? n। तो n की सॉरी r की जगह हम क्या रखेंगे? a प्लस बी n हो गया n माइनस आर, ये रखेंगे। तो साइन की जगह n माइनस आर, कॉस n माइनस आर, तो वो ये r हो गया। मैं यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या क्या किया है? a प्लस बी माइनस आर प्रॉपर्टी ये लगाया।
अब इन दोनों को फिर जोड़ दिया, तो दिस विल बी 2 इंटू एस बराबर सिग्मा आर बराबर 0 से लेके n तक, इसका और इसका मतलब सॉरी इन दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक साथ लिख सकते हैं। ये ऐसे आ जाएगा साइन आर कॉस n माइनस आर प्लस साइन n माइनस आर इंटू कॉस आर। ठीक है, ये एंगल अगर a है ये b है तो ये b हो गया ये a, तो ये तो फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस बी का। सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक साइन a प्लस बी, तो r कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक साइन a। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं r तो है नहीं, r अगर नहीं है तो ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा k की तरह। तो सिग्मा ऑफ कांस्टेंट कितना होता है n टाइम्स k, और n का वैल्यू कितना हो गया 0 से लेके n तक, टोटल n प्लस 1 टर्म्स हैं। सो दिस विल बी n प्लस 1 टाइम्स k, तो दैट इज साइन n। अगर किसी भी एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे समेशन वेरिएबल r है, ठीक है, समेशन वेरिएबल का नाम कुछ जरूरी नहीं कि r ही हो, कुछ भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे r है तो अगर अंदर r नहीं आया तो उसका मतलब है कि जो भी अंदर वाली चीज़ है वो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगी। ये बेसिकली 2s की वैल्यू है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो s की वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1/2 इंटू साइन n। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। फॉर ए या ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, फॉर एपी डिफरेंस ऑफ consecutive terms will be constant and this constant difference called common difference। इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। मतलब एपी का मतलब क्या होगा, कोई एक टर्म है उसमें लगातार एक नंबर जोड़ के हम, मतलब एक नंबर जैसे हमने 5 लिया तो एक टर्म में हमने 5 जोड़ा, अगला टर्म आ गया, फिर उस अगले टर्म में 5 जोड़ा, फिर उससे अगला टर्म आ गया, फिर उसमें 5 जोड़ा, उससे अगला टर्म आ गया, तो 5 तो कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि 2 बराबर बराबर वाले टर्म उठाओ उनका डिफरेंस 5 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ही हो गया। सेकंड, an AP can be given as, ये ठीक है, a प्लस डी, मतलब पहला टर्म a है उसमें हमने d जोड़ा a प्लस डी, फिर एक और d जोड़ा a प्लस 2d, फिर एक और d जोड़ा a प्लस 3d, ऐसे ही चलता रहेगा। ये ठीक है, ये हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया या फिर AP हो गया।
तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, जिसको हम T1 भी बोल सकते हैं, वो दिख रहा है, ये A हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसमें सेकेंड टर्म क्या हो गया, बराबर T2 बराबर A प्लस D हो गया। अगर हम इसमें पूछें कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो इसमें क्या जोड़ के अगला टर्म मिला, D, फिर इसमें D जोड़ा तो अगला मिल गया, इसमें D जोड़ा तो अगला मिल गया, तो वो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो देखो फर्स्ट हो भले ही सेकंड हो भले ही थर्ड हो, सब में ए तो आ ही रहा है। फर्स्ट टर्म में D कितनी बार आया, 0 बार। सेकंड टर्म में D कितनी बार आया, 1 बार। थर्ड टर्म में 2 बार। फोर्थ टर्म में 3 बार। तो RH टर्म में कितनी बार आएगा, 1 कम बार, R-1 बार। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म, ये ठीक है, या फिर RH टर्म बराबर TR बराबर A, तो सभी जगह आ रहा था, और इसमें R-1 टाइम्स D और आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। मतलब अगर AP के पहले n टर्म्स का सम चाहिए, जैसे मान लिया मैंने बोला पहले 10 टर्म का सम चाहिए, तो n की जगह यहाँ 10 रख लो। ठीक है, 2a में a जो है वो फर्स्ट टर्म है, और ये जो d है वो कॉमन डिफरेंस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2, ये ठीक है, इसको लिख लिया a प्लस n-1 इंटू डी। तो दिस इज nth टर्म। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, बहुत आसान है प्रूव करना। जैसे चलो एक लाइन में प्रूफ लिख ही लेते हैं। प्रूफ Sn क्या है, पहले n टर्म्स का सम, तो ये पहला टर्म हो गया, फिर ये दूसरा टर्म हो गया, फिर ये तीसरा टर्म हो गया। ऐसे करते करते जब nth टर्म लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ये हमारा Sn टर्म हो गया जो हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, Sn को दोबारा लिखा, बस इस बार ऐसे पलट के लिख दिया। तो जो आखिरी टर्म है वो सबसे पहले लिख लिया a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस उससे पहले जो टर्म आएगा a प्लस एक d उसमें और कम आएगा n-2 टाइम्स d, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में ये a आ जाएगा। ये लास्ट वाला टर्म इधर आ गया। अब इनको हमने जोड़ दिया तो आ जाएगा 2Sn बराबर, इन दोनों को जोड़ा तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन दोनों को जोड़ा, ये ठीक है, ऐसे जोड़ रहे हैं तो तुम्हें ये समझ में आएगा सब टर्म्स का सम ही बराबर आ रहा है। इसमें भी a और a 2a हो गया, और एक d अगर इसमें और जोड़ा तो ये भी n-1 इंटू डी हो गया, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में ये भी वही हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये तो ऐसे लिखा है अल्फ़ा 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 n बार, तो 2Sn को लिख सकते हैं n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। दैट विल गिव यू Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। पहले n टर्म्स का समेशन।
ठीक है, क्वेश्चन फॉर AP 3, 10 and so on, find first part 7th term, second part sum of first 20 terms. Solution. अगर ऐसे लिखा है 3, 10 and so on, तो फर्स्ट टर्म A किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर, एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? दूसरे में से पहले टर्म को हटाए, 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 7, तो ये 7 हो गया, ये आ गया। अब फर्स्ट टर्म हमने क्या पूछा है? 7th टर्म, तो वो कितना होगा? T7, और फॉर्मूला क्या था? A प्लस nth टर्म का अभी हमने फॉर्मूला क्या दिखाया था? ये वाला, ये rth टर्म का A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं बोलूँगा 7th टर्म क्या हो जाएगा, तो R की जगह 7 रख दिया, यहाँ 7 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, तो वो हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो दैट एम्प्लाइज T7 इज इक्वल्स टू A कितना है? 3, 7 माइनस 1 6, D कितना हो गया? 7। तो 7 इंटू 6 42 और 3 45, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट का उसने क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो S20 का फॉर्मूला ये था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज इक्वल्स टू 20/2 2a, तो 2a कितना हो जाएगा? 6, n माइनस 1 विल बी 19 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, ये हो गया। तो दिस इज 10, ठीक है, इंटू 6 प्लस 133, तो 133 और 6 कितना हो जाएगा? 139 और 10, दिस विल बी 1390, ये आंसर हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एन AP 7, 4 and so on, find first इसको हम क्या कर दें? 607 604 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म फाइंड 9th टर्म, सेकंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, ठीक है। थर्ड पार्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फोर्थ पार्ट हाउ मैनी टर्म्स शुड बी टेकन so that sum of the terms is maximum, so that sum of the terms is maximum। अब लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो पहला टर्म क्या है? 607, फिर अगला टर्म क्या है? 604 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। तो फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा? 607, कॉमन डिफरेंस डी, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 604 माइनस 607 बराबर -3, ये होगा, ठीक है। ए और डी पता लग गया। अब फर्स्ट टर्म निकाला,
तो सॉरी फर्स्ट पार्ट निकाला, उसने क्या बोला नाइन्थ टर्म, तो वो हो जाएगा a प्लस 9 - 1 मतलब 8 टाइम्स d, तो ये हो जाएगा 607 प्लस 8 इंटू -3 विच इज़ 607 - 24, तो वो कितना हो जाएगा 583। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, उसका मतलब क्या है S11, तो वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, d इज़ -3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया और इस 5 को, तो दिस इज़ 11 टाइम्स 607 माइनस 15, तो दिस इज़ 11 टाइम्स 5 92 592। अब ये कैलकुलेट कर लेना अपने आप, वही आंसर आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड टर्म्स। इस वाले केस में बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। तो जैसे फर्स्ट टर्म 607 हुआ, फिर उसमें से 3 कम किया 604, फिर उसमें से 3 कम किया 601, ऐसे करते करते कम होते 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 एक स्टेज के बाद क्या होगा कि टर्म नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, फिर नेगेटिव वाली साइड में बढ़ने लगेगा। तो उसने यही बोला कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो हम तो इसको ऐसे करेंगे कि nth टर्म क्या है, Tn a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर मान लिया ये 3 टर्म कैंसिल कम होते होते एक बार जीरो हो जाए, तो जीरो के बाद जो अगला टर्म होगा वो नेगेटिव टर्म होगा फर्स्ट। ठीक है, और वैल्यू पूछा है उसका, कोई बात नहीं, तो Tn इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ये हो जाएगा 607 बराबर 3 टाइम्स n-1। सही है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 607 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, तो अगर देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 23.333 ऐसे आ जाएगा 203.3333। मतलब इसने इफेक्टिवली क्या बोला कि जो 203.333 इतने वाला टर्म है, इतने वाला जो टर्म है वो जीरो है। अब n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती इसकी। ठीक है, ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो उसका मतलब क्या है, ये बेकार है। मतलब कोई भी टर्म इस सीरीज़ में जीरो नहीं आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि ये घटते घटते क्या होगा, एक बार लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा और उसके बाद अगला सीधा नेगेटिव आएगा। जैसे मान लिया अगर लास्ट टर्म 1 आया, उसमें से जब हम 3 जोड़ेंगे, तो सीधा -2 आएगा, बीच में कहीं जीरो आएगा नहीं। बट ये जो हमारा वैल्यू आया है उसका एक सिग्निफिकेंस है, ये हमें फिर भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। 203.333 करने का मतलब क्या है कि ये 203 और 204, 203 एंड 204 के बीच में लाई कर रहा है। इससे हमें पता लगता है कि 203rd टर्म जो है वो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा एंड 204th टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, हैंस नो टर्म ऑफ दिस AP is 0, but the value that is 203.333 ऐसे implies 203rd term is last positive term
and 204th term is first नेगेटिव टर्म। ठीक है, उसने तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है T204 उसकी वैल्यू पूछी है, तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना था 607 प्लस 203 इंटू -3, सो दैट विल बी 607 माइनस 609 विल बी -2। उसका मतलब क्या है कि जो AP है वो ऐसे है, मतलब यही आंसर हो गया। आंसर तो बस यही हो गया। AP हमारा ऐसे है 607 603 और यही था ना शायद 607 603 नहीं 604, फिर आ जाएगा 601। ऐसे करते करते ये लास्ट पॉजिटिव टर्म आया, लास्ट पॉजिटिव टर्म। ठीक है, और ये कौन से नंबर का टर्म है T203। इसका जो अगला टर्म आएगा वो ये आएगा -2, फिर -3 जोड़ रहे हैं तो -5 -8 ऐसे करके आगे चला जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड ये कौन से नंबर का टर्म है T204th टर्म है। ये हो गया नेट। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो इसने सिंपली क्या पूछा था कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो तो -2 हो गया। फोर्थ पार्ट में कितना, मतलब हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन सो दैट सम ऑफ द टर्म इज मैक्सिमम। कितने टर्म्स लिए जाएं कि हमारा सम ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने 2 ही टर्म लिए तो इन दोनों का सम आएगा, 3 टर्म लिए तो ये एक्स्ट्रा ऐड होगा तो सम बढ़ जाएगा, 4 टर्म लिए तो यहाँ में जो अगला टर्म आएगा वो भी पॉजिटिव टर्म होगा, उसको ऐड करेंगे सम और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम टर्म आगे लेते जाएंगे, मोर एंड मोर टर्म्स लेते जाएंगे, सम बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, अच्छा -3 जोड़ के आगे आ रहा है तो -2 से पहले यहाँ पे 1 ही आएगा बेसिकली। जोड़ते जोड़ते जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक सम लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने अगला टर्म लिया तो -2 ऐड होगा तो सम कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म लेके मैं आगे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते ही चला जाऊँ तो सम बढ़ता ही चला जाएगा, बट यहीं तक बढ़ेगा। उसके बाद जो है 204th टर्म ऑनवर्ड्स जितने टर्म हम ज़्यादा लेंगे सम उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के हिसाब से फॉर सम टू बी मैक्सिमम we must take all possible positive terms. This implies we should take (203) terms. मतलब 203 नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो सम है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन 3। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 given APs। ये हो गया AP1, 2 और
फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन 2 गिवन एपीज। ठीक है, सोल्यूशन AP1 जो है वो ऐसे है 2 और 3 5 और 3 8 एंड सो ऑन 3 0 2 टर्म्स। इसके लिए A का वैल्यू कितना है 2, D का वैल्यू कितना है 3, और मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया n है। तो जो nth टर्म है Tn वो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 302। सो दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 300 और n बराबर हो जाएगा 101। तो इसके अंदर 101 टर्म्स हैं। ठीक है, AP2 क्या है, दूसरा AP क्या है 3 10 17 एंड सो ऑन 357। इसके लिए A डैश की वैल्यू कितनी है, पहले टर्म की 3, कॉमन डिफरेंस D डैश मान लिया कितना है 7। ये ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मान लिया n डैश है, तो उसके हिसाब से 357 बराबर A प्लस n डैश माइनस 1 इंटू डी 7। तो यह आ जाएगा 7 टाइम्स n डैश माइनस 1 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 354। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 353 होनी चाहिए, कोई बात नहीं 3 बना लेते हैं। तो 3 से यहाँ कितना आ जाएगा 350, ऐसे हो गया। तो n डैश कितना हो जाएगा 51, मतलब इसके अंदर 51 टर्म्स हैं। अब मेरे को ये बताने कि इन दोनों में कितने कॉमन टर्म्स हैं। तो पहली बार तो मेरे को कुछ कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कॉमन टर्म है भी या नहीं। तो पहली वाली जो सीरीज है 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 एंड ऐसे करते हैं, ये ठीक है 302 तक। ये तो फर्स्ट सीरीज़ हो गया। दूसरा सीरीज़ हो गया 3 10 17 24 ऐसे करके। तो देखो इसमें 3 कॉमन आया नहीं, 10 कॉमन आया नहीं, 17 कॉमन आया हाँ। तो ये पहला कॉमन टर्म आया। ठीक है, नाउ अगर हमें लॉजिक समझ में आए, ये हमारी नंबर लाइन है। तो पहले वाले केस में तो ऐसे हो रहा है 2 और ये 3 डिस्टेंस पे 5 आ गया, फिर 3 डिस्टेंस पे 8 आ गया, फिर 3 डिस्टेंस पे 11 आ गया, फिर 3 डिस्टेंस पे 14 आ गया, फिर 3 डिस्टेंस पे 17, फिर अगला 20 23 ऐसे आ जाएगा। ये ठीक है 3 के डिस्टेंस पे आएगा। दूसरे वाले केस में क्या है कि ये 3 आया, फिर ये 10 आया, तो इसमें कितने का डिफरेंस है 7 का। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद सीधा कितना आया 17, ये 7 का डिफरेंस। फिर उसके बाद अगला क्या आएगा 24, ये 24, फिर 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो ये कॉमन टर्म है, ये ठीक है, उससे पहले कुछ भी कॉमन नहीं। अगला कॉमन टर्म मान लिया ये है कॉमन टर्म 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि हम 3 करके ऐसे जा रहे हैं आगे और 7 करके भी जा रहे हैं, तो वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि जो कॉमन टर्म्स होगा, पहला कॉमन टर्म तो 17 हो गया, उसके जो अगला टर्म होगा वो वाला टर्म होगा जो 3 करके भी हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, 17 में 3 ऐड करके भी पहुँच पाएँ और 17 में 7 ऐड करके भी पहुँच पाए। उसका मतलब क्या है कि ये जो अगला जो कॉमन टर्म होगा ये है CT1 कॉमन टर्म 1 कॉमन टर्म 2। ये जो डिफरेंस है इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 7।
दोनों ही होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इसको तो हम एलसीएम बोलते हैं। तो 3 और 7 का मतलब क्या है, 21 का मल्टीपल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 21, ऐसे होना चाहिए। तो दैट मीन्स जो कॉमन टर्म्स आएंगे, ठीक है, उसमें पहला कॉमन टर्म तो कितना हो गया 17, 21 का मल्टीपल, तो इसमें 21 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 38, सही है। फिर इसमें 21 जोड़ा तो 59, ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में जो भी कॉमन टर्म्स हैं वो 302 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका जो जनरल टर्म आएगा Tn, वो कितना आएगा a+n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 21। तो हमने मान लिया लास्ट कॉमन टर्म 302 से तो बड़ा हो ही सकता, हमने मान लिया कि लास्ट कॉमन टर्म क्या है 302। तो इसका 17 + n-1, 70 + n-1 इंटू 21 को 302 के बराबर कर दिया। तो दैट मीन्स 21 इंटू n-1 इज इक्वल्स टू 302 - 17, तो दैट विल बी 285। हाँ, तो 21 इंटू n-1 ये हो गया, तो n बराबर हो गया 1 + 285 अपॉन 21। तो ये 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, दैट इज 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दैट इम्प्लाइज 302 इज नॉट ए कॉमन टर्म, ठीक है। अब जो कॉमन टर्म की बात करें, ऑफ कोर्स वो दोनों जगह प्रेजेंट तो होना ही चाहिए, तो 302 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता और 302 भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स 302 से छोटा ही होगा, ठीक है। बट ये जो हमारे पास वैल्यू आया है, ठीक है, ये जो वैल्यू आया है 14 पॉइंट समथिंग, ये हमें क्या बता रहा है कि 14th वाला एक कॉमन टर्म आएगा, उसके बाद जो 15th टर्म आएगा वो 302 से बड़ा आएगा, तो वो तो 15th टर्म तो कोई आएगा नहीं। 14 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि जो 302 है वो 14 पॉइंट समथिंग वाली जगह पे आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कॉमन टर्म 14 ही है, ये ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ये हमें एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इक्वल्स टू 14 नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ही है, ये इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, ये तो हमें बता रहा है, ठीक है। सो दिस वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। Points to remember for arithmetic progression. Point 1. For AP, मान लिया हमने ये लिखा a+d, a+2d एंड सो ऑन। nth टर्म कितना हो जाएगा a+n-1 इंटू डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d इंटू n प्लस a-d। अब जैसे हमने बोला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो n की वैल्यू हम चेंज करेंगे, बट a और d तो सेम ही रहेगा, a और d की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो कुछ ऐसे हो गया अल्फा n प्लस बीटा, तो दिस इज नथिंग बट लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ
एन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एपी के लिए जो उसका nth टर्म होगा वो n का लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, nth टर्म ऑफ एन एपी विल ऑलवेज बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, किसी भी सीरीज के लिए अगर उसका nth टर्म n का लीनियर एक्सप्रेशन है तो फिर वो पक्की बात है कि वो AP ही होगा, वो पक्की बात है AP ही होगा। एंड द कोफिशिएंट ऑफ n का कोफिशिएंट क्या है, D, वो कॉमन डिफरेंस होगा, विल बी द कॉमन डिफरेंस, विल बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसकी हेल्प से देखो हम बहुत जल्दी कॉमन एपी का सीरीज भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट टू राइट जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, मान लें ये है 3 और 4 7 और 4 11 एंड सो ऑन। तो इसमें हम Tn कैसे लिखेंगे, n का वैल्यू कितना है 4, तो हम सीधा क्या लिखेंगे 4n। ठीक है, 4 कॉमन डिफरेंस 4 है तो n का कोफिशिएंट हमने 4 लिख लिया। अब देखो हमने क्या किया कि n बराबर 1 रखने पे फर्स्ट टर्म आना चाहिए, तो n बराबर 1 रखने पे 4 आया, मेरे को 3 चाहिए तो इसलिए माइनस है, बस खत्म। अगर मान लिया यही सीरीज ऐसे 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 ऐसे आया होता तो फिर हम Tn क्या लिखते, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे भी 4 का है तो ये 4n तो ऐसे ही रहता, मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस है वो n का कोफिशिएंट बन जाएगा, तो 4n आ गया। बट अब क्या है, अब पहला टर्म इसमें हमें 7 चाहिए सीरीज का, तो n बराबर 1 रखने पे 7 आना चाहिए, तो n बराबर 1 रखने पे 4 आया और मेरे को 7 चाहिए, तो कितना और चाहिए 3, तो वो कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल लिया, मान लिया 11 और 7 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है, तो इसका जो nth टर्म आएगा वो -4n आ गया, मतलब d टाइम्स n, तो d टाइम्स n हो गया। n बराबर 1 रखने पे 11 आना चाहिए, फर्स्ट टर्म है तो T1 से मेरे को फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए विच इज़ 11। n बराबर मैंने इसमें 1 रखा तो आई विल गेट -4, बट आई रिक्वायर 11, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा 15। तो बस ये थोड़ा सा फास्ट तरीका हो गया Tn लिखने का। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट 1। पॉइंट 2, Sn का जो फॉर्मूला था दैट वाज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो दिस विल बी n/2। इस n को अलग किया तो ये आ जाएगा d इंटू एन, डी इंटू एन, और जो बच गया वो अलग किया 2a माइनस डी। अब इसको फिर अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा d/2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2a माइनस d/2 टाइम्स n, ये हो जाएगा। तो जो nth टर्म है AP का वो तो लीनियर टर्म होगा, और जो सम ऑफ n टर्म्स हैं Sn वो इस तरीके से क्वाड्रेटिक टर्म हो गया। दिस इज ऑफ द टाइप अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n, तो ये तो n का क्वाड्रेटिक टर्म हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक टर्म में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है ऑब्जर्वेशन वाली, कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है, बट कांस्टेंट नहीं है। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि किसी भी AP के लिए पहले n टर्म्स का जो सम है
वो n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नहीं आएगा, n स्क्वायर और n का ही टर्म्स आ सकता है। मतलब n ऐसा तो हो सकता है कि बीटा 0 हो जाए तो ये टर्म भी ना है, ये तो पक्की बात है, ये तो हो सकता है। बट n स्क्वायर पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा। मतलब n स्क्वायर भी बेसिकली डेफिनेटली आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं AP को ऐसे भी ले सकता हूँ 1 1 1 1 1 1, फिर मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस 0 है, तो फिर अगर कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, बट कांस्टेंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये रिजल्ट क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP will be फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है, नॉन कांस्टेंट AP विल बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n, ये ठीक है, विद 0 कांस्टेंट टर्म, ये ठीक है, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा उसका मतलब क्या है कि अगर कोई SN का फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है कि मान लिया 3n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब जिसमें n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वो AP ही होगा। सही है। अगर मैंने बोला कि SN का फॉर्मूला 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो वो AP होगा, ये प्रूव करो, तो बहुत आसान है। SN में से SN माइनस 1 घटाओ, TN आ जाएगा। TN में से TN माइनस 1 घटाओ, कांस्टेंट आ जाएगा। TN और मतलब इसको प्रूव कर ही लेते हैं। क्वेश्चन, लेट फॉर ए सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n terms is given as Tn is equals to 4n square plus 7n, then prove that it is an AP। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉरी सम बोला था ना, तो ये हो जाएगा SN, सम ऑफ फर्स्ट। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, SN बराबर 4n स्क्वायर प्लस 7n। तो TN क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 7n में से 4n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1 घटा दिया। अब इन दोनों को अगर एक साथ क्लब करेंगे तो 4 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 2n माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ क्लब करेंगे तो 7 के साथ आ जाएगा 1, तो ये हो गया 8n माइनस प्लस 3, ये Tn हो गया। तो Tn माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 3। तो अगर ऐसे घटाया तो देखो 8n कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 8 बचेगा। दिस इम्प्लाइज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस ऑफ एनी टू, मतलब इसमें तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 80 आएगा हमेशा डिफरेंस। n और n माइनस 1th टर्म तो बराबर बराबर वाले टर्म है, मतलब ये तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is constant, hence it is an AP। ये हो गया हमारा hence proved। ठीक है, यही प्रूव करना था।